आप सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, सबको वेलकम करता हूं। देखिए आप सभी को, चाहे वो MSN 1 हो, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो, यानी मेडिकल सर्जिकल हो, मतलब आपका जो है फार्मेकोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आपके दवाई के बारे में कुछ चीज़ें पूछेगा। दवाई के बारे में क्या चीज़ पूछेगा, जैसे मानिए यहाँ पे दवाई का नाम दिया है एमिनोफाइलिन, ठीक है। एमिनोफाइलिन ये दे दिया है, आपसे पूछेगा कि एमिनोफाइलिन या अस्थालिन या कुछ भी इस ग्रुप का कुछ भी दवाइयाँ लिन से कर देगा तो समझ जाइएगा इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो मान गया आपसे एमिनोफाइलिन का पूछेगा कि भाई इसका साइड इफ़ेक्ट दुष्प्रभाव बताइए, या पूछेगा आपसे कि इसका जो है उपयोग बताइए, कौन से बीमारी में इसका उपयोग आता है। मेनली दो चीज़ आपको याद रखना है दवाइयाँ का, एक आपको साइड इफ़ेक्ट याद रखना है और एक आपको इसका जो है उपयोग याद रखना है कि कौन कौन से बीमारी में जो है दवाइयाँ दिया जा सकता है, ठीक है। दो प्रकार से क्वेश्चन आपका जो है पूछेगा, ठीक है। तो आप चलिए हम आज जो है 7-8 दवाइयाँ के बारे में देखेंगे, और इससे पहले मैं लगभग 14-15 दवाइयाँ और उसके उपयोगी बीमारी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आप लोग नहीं देखे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में तो जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने कर रखा है। आज हम डिटेल में इसका दुष्प्रभाव भी देखेंगे और कौन सी बीमारी में उपयोग हो सकता है, कौन कौन से बीमारी में, तो इसको देखेंगे। ये है आपका MSN 1 से, ठीक है। MSN 1 से है, तो MSN 1 में जो फार्मेकोलॉजी है वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है एमिनोफाइलिन। पहला दवा के नाम है क्या चीज़, एमिनोफाइलिन। अब देखिए एमिनोफाइलिन जो है आपका इसी जगह पर अस्थालिन भी पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा। एमिनोफाइलिन लिन करके आएगा। एमिनोफाइलिन जो होता है यह ब्रोंकोडाइलेटर औषधि है। यह कौन सा औषधि है, यह ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब ब्रोंकिया को क्या करता है, साफ करता है। यह फेफड़ों में वायु मार्ग को फैलाती है एवं खोलती है। जो आपका फेफड़ा में जो वायु मार्ग होता है, जो वायु जाता है जिस होकर, उसको क्या करता है, ये फैलाता है और उसको खोलता है। तो एमिनोफाइलिन कहाँ पे काम में आता है, ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा वाले पेशेंट में, समझ गए। देख लीजिए कहाँ कहाँ आता है एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन का जो उपयोग है यहाँ पे देखिए बहुत शानदार है। इसका उपयोग अस्थमा में, समझ गए। उसका उपयोग जो है एम्फाइसिमा में, ठीक है। और इसका उपयोग जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, समझ गए। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब जिसको बहुत दिन से अस्थमा ब्रोंकाइटिस हो, ठीक है। जिसको बहुत दिनों से जो है एम्फाइसिमा हो, जिसको बहुत दिन से अस्थमा हो, तो इन सब में जो है इसका एमिनोफाइलिन का उपयोग किया जाता है, समझ गए। चाहे अस्थालिन हो गया, इस ग्रुप का जो भी दवाइयाँ होगा वो लगभग आपको अस्थमा में, एम्फाइसिमा में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में काम में आता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका दुष्प्रभाव हम लोग देखते हैं। इसका दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इसके लेने से, एलर्जी, त्वचा पर दाना आ सकता है, उल्टी हो सकता है, दस्त, डायरिया हो सकता है, ठीक है। ये सब दुष्प्रभाव होता है। दौरे आना मतलब एपिलेप्सी, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका दुष्प्रभाव होता है एमिनोफाइलिन लेने से। क्या क्या दुष्प्रभाव होगा, तो दौरे आएगा, ठीक है, दस्त होगा, उल्टी होगा, एलर्जी आएगा, यही सब जो है आपका दुष्प्रभाव हो सकता है। बाकी उपयोग को जानेंगे, ठीक है। दुष्प्रभाव और उपयोग को आपको जानना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट यहाँ पे जो दवाई का नाम है मेनिनटोल है, समझ गए। देखिए मेनिनटोल जो दवाई है ये आप लोग देखते होइएगा, बहुत जिसको ब्रेन में चोट वगैरह, ब्रेन में जो है दर्द वगैरह रहता है, तो उसको जो है मेनिनटोल दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। देख लीजिए ये होता क्या है, तो इस औषधि का प्रयोग ऑस्मोटिक डायूरेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है। देखिए ये जो होता है डायूरेटिक, डायूरेटिक कहाँ पे किया जाता है, तो डायूरेटिक ऑस्मोटिक क्या है, ऑस्मोटिक एक प्रकार का प्रेशर होता है ना, पढ़े हैं आप लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े हैं ना। तो ये ऑस्मोटिक यह एक प्रकार का प्रेशर जो होता है रिलीज करता है, डायूरेटिक का काम करता है। मतलब यह क्या करता है कि यह प्रेशर को कम करने वाला मेनिनटोल दवाइयाँ हैं जो आपके डायूरेटिक एजेंट का काम करता है। यानी यह जो है मूत्र, यानी मूत्र निष्कासन का बहुत ज़्यादा काम करता है और प्रेशर को घटाता है, समझ गए, कौन, मेनिनटोल। अब देख लीजिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। देखिए अंतःकपालीय दबाव, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है अंतःकपालीय दबाव, इसको कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर ब्रेन में किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर, आँख में प्रेशर लग रहा है, हम लोग देखे हैं ना कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण जो है ग्लूकोमा होता है, तो ये जो प्रेशर लगता है इसको कम करने के लिए ब्रेन में जो है ये आपका मेनिनटोल दिया जाता है, ठीक है। CFC दबाव, CSA प्रेशर को कम करने के लिए, देखिए बेसिकली ये जो प्रेशर आपको ब्रेन में लगता है, चाहे वो CSF मतलब सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड हो या इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो, इस सब को जो है प्रेशर को कम करने के लिए, रिलीज करने के लिए किया जाता है मेनिनटोल को। क्यों
यह प्रेशर को क्यों रिलीज करता है? क्योंकि यह क्या करता है, जो प्रेशर आपके जो द्रव के कारण जो प्रेशर लग रहा है ब्रेन में, दबाव महसूस हो रहा है, उसको क्या करता है कि द्रव को कम करता है, द्रव को निकालता है। डायूरेटिक का ही ना काम है कि शरीर से द्रव को निकालना, द्रव को निकालेगा तो प्रेशर कम लगेगा। समझ गए? चलिए, एक्यूट रीनल फेलुअर, एक्यूट रीनल फेलुअर की रोकथाम और चिकित्सा के लिए किसी का अगर तीव्र मतलब अचानक से उसका अगर किडनी फेल कर गया है, तो गुर्दा फेल कर गया है, तो उसके रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्यतः जो है मेनिनटोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? डायूरेटिक में किया जाता है जहाँ पर प्रेशर लगता हो। ठीक है, जिस डायूरेटिक के कारण अगर प्रेशर लगता हो, किसी भी द्रव या पानी के इकट्ठा होने से अगर कहीं दबाव महसूस होता हो, जैसे ब्रेन वगैरह में, तो जैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर, CSF प्रेशर, इन सब प्रेशर को कम करने के लिए मेनिनटोल दिया जाता है। साथ में एक्यूट रीनल फेलुअर को रोकथाम और चिकित्सा के लिए दिया जाता है। समझ गए? चलिए, अब इसका खुराक हम लोग नहीं देखेंगे, खुराक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दुष्प्रभाव देख लीजिए कि मेनिनटोल के देने से क्या होगा। निम्न रक्तचाप, मतलब जो ये क्या करता है, प्रेशर को घटाता है मेनिनटोल। तो मेनिनटोल जब प्रेशर को घटाता है तो क्या हो जाएगा आपसे, इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है कि जो आपका रक्तचाप होना चाहिए दाब में, वो घट जाएगा, लो हो जाएगा। समझ गए? चलिए, उसके बाद है कि मूत्र रुकावट, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, मूत्र अवरोध हो जाएगा। समझ गए? मतलब जो मूत्र है उसमें रुकावट आ जाएगा, क्योंकि यह क्या करता है, डायूरेटिक का काम करता है। ठीक है, द्रव एवं वैद्युत असंतुलन, मतलब जो आपके ब्रेन में जो आपका सिग्नल मिलता है इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा शरीर में, क्योंकि यह क्या करता है, तेज़ी से जो है प्रेशर को कम करता है, फ्लूइड को निकालता है। फुफ्फुस संचयन, पल्मोनरी कंजस्टेशन, जो फुफ्फुस है उसमें संकुचन आ जाएगा, कंजस्टेशन होने लगेगा। और यही सब जो है आपका क्या होता है, चूँकि यह प्रेशर को कम करने वाला है, डायूरेटिक का काम करता है, इसलिए शरीर से जो है द्रव को निकाल सकता है, निकाल देगा, तो उससे प्रेशर लो हो जाएगा, तो जिससे निम्न प्रकार के ये सब दुष्प्रभाव हो सकता है। समझ गए? चलिए, दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। नेक्स्ट है डोपामाइन। देखिए, डोपामाइन आप लोग बहुत सुनते होंगे, तो आज जान लेते हैं कि डोपामाइन होता क्या है, इसका कहाँ उपयोग क्या होता है, क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, देखिए डोपामाइन जो है अल्फा एवं बीटा रिसेप्टर्स का कार्य करती है। जो डोपामाइन होता है यह क्या करता है, अल्फा एवं बीटा रिसेप्टर्स का कार्य करता है। समझ गए? अब तो आपको नहीं समझ में आया होगा कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर के कैसे काम करता है, तो चलिए जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है। उपयोग से समझ में आ जाएगा डोपामाइन। ठीक है, देखिए डोपामाइन आघात, शॉक में, मतलब अगर किसी को शॉक लगा है, आघात लगा है, तो डोपामाइन दिया जाता है। ठीक है, CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, समझ गए ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर CHF में दिया जाता है। समझ गए? उसके बाद क्रॉनिक रीनल फेलुअर, समझ गए, इस मतलब सीधा समझिए कि अगर कोई पेशेंट का हार्ट फेलुअर हो गया है, रीनल फेलुअर है, और खुद से उसका शरीर फेलुअर हो गया है, मतलब आघात लग गया है, तो उस कंडीशन में डोपामाइन दिया जाता है। समझ गए ना? डोपामाइन का ही उपयोग है कि हार्ट फेलुअर करने पर, रीनल मतलब गुर्दा फेलुअर करने पर, और शॉक लगने पर, आघात लगने पर जो है डोपामाइन दिया जाता है। समझ गए? चलिए, खुराक भी हम लोग इसका नहीं देखेंगे, अब हम इसका दुष्प्रभाव देखते हैं डोपामाइन का। देखिए, डोपामाइन अगर किसी को साइड इफेक्ट करता है तो उल्टी और मितली होगा, एंजाइना होगा, ठीक है, और एर्थेमिया होगा। क्या क्या होगा? अर्थेमिया हो जाएगा, उसके बाद एंजाइना हो जाएगा, उल्टी और मितली होगा डोपामाइन वाले पेशेंट का। समझ गए? चलिए, डोपामाइन अब हो चुका है, अब हम लोग एट्रोपिन देखते हैं। एट्रोपिन का क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ दिया जाता है, कौन सी दवाइयाँ हैं, देख लीजिए। यह एक एंटीकोलिनर्जिक तथा एंटी पैरासिम्पैथेटिक औषधि है। कौन सा औषधि है? एट्रोपिन। तो एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक एंड अथवा एंटी पैरासिम्पैथेटिक औषधि है। याद रखिएगा कि एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक या एंटी पैरासिम्पैथेटिक औषधि है। ओके, समझ गए? चलिए, इसका इस्तेमाल नर्व एजेंट, पेस्टिसाइड, विषाक्तता, धीमी हृदय दर के उपचार के लिए किया जाता है। मतलब जिसका हार्ट बीट अगर कम होता है, हृदय अगर कम हो गया हो उसका काम करना, तो उसमें एट्रोपिन काम करता है। उसके बाद साथ में नर्व एजेंट के रूप में भी, मतलब तंत्रिका जो आवेग है उसके रूप में काम करता है। उसके बाद पेस्टिसाइड, विषाक्तता, समझ गए, या पॉइजनिंग के रूप में भी काम करता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका इंजेक्शन उपयोग कहाँ कहाँ होता है, समझ गए।
ब्रेडिकार्डिया मतलब हृदय दर अगर धीमा हो जाए, 60 से कम हो जाए पल्स रेट, तो उस कंडीशन में जो है आपका एट्रोपिन दिया जा सकता है। समझ गए। नेक्स्ट है प्री एनेस्थेटिक औषधि के रूप में, मतलब यह जो है एनेस्थेसिया से पहले जो दवा दिया जाता है एट्रोपिन या कोई दवा एनेस्थेसिया से पहले, ताकि शरीर जो है विराम में हो सके, इसके लिए जो है प्री एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेसिया से पूर्व के रूप में इसे दिया जा सकता है। ओके, समझ गए। विषाक्तता पॉइजनिंग, यह जो है पॉइजनिंग जो किसी को अगर विषाक्तता हो तो उसमें भी जो है एट्रोपिन दिया जाता है। विषाक्तता मतलब अगर कोई जहरीली वस्तुएं निगल लिया है या छू कर सूंघ लिया है, उससे बेहोशी हो गया है, तो जो है उससे क्या है विषाक्तता के रूप में एट्रोपिन दिया जा सकता है। लार उत्पादन को कम करने, अब किसी को अगर मुंह से बहुत ज़्यादा लार निकल रहा है, झाग निकल रहा है, तो उसे एट्रोपिन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में एट्रोपिन दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए मैं ये बता रहा हूँ दवाई के नाम, यहाँ पे मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये मैं कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं हूँ कि आप जो है हम बता रहे हैं। ये आप अगर किसी को इन समय कोई प्रॉब्लम होता है तो आप दवाई खुद से देकर खिलाने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही या पूर्ण नॉलेज है तभी आप दवाई दीजिएगा। ये मैं पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ देगा कि एट्रोपिन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा तो आप लोग लिखिएगा, डोपामाइन का कहाँ कहाँ कीजिएगा लिखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसका जो है हम लोग देखिए एक बार और देख लीजिए कहाँ कहाँ किया जाएगा। धीमी हृदय दर प्री एनेस्थेटिक औषधि के रूप में, विषाक्तता के रूप में, लार उत्पादन को कम करने में एट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। समझ गए। चलिए इसका साइड इफ़ेक्ट कर लीजिए। अगर कोई एट्रोपिन लेता है तो उसको साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या होगा, नौसिया मितली हो सकता है, मुंह सूखनेगा, शुष्क त्वचा हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा, ब्लडेड विजन, ठीक है, प्रकाश से डर लगना, फोटोफोबिया। समझ गए। अगर किसी को एट्रोपिन से अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो इन सब में जो है कोई भी हो सकता है, जैसे शुष्क त्वचा हो जाएगा, मुँह सूखने लगेगा, मितली हो सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है और प्रकाश से डर लगेगा। एट्रोपिन वाले जो भी पेशेंट अगर एट्रोपिन लेगा और उसको साइड इफेक्ट होगा तो ये सब होगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लैसिक्स है। लैसिक्स तो आप लोग जानते हैं, लैसिक्स जो है यह क्या करता है, एडिमा में काम करता है। लैसिक्स है जो लैसिक्स फुरसेमाइड वर्ग का औषधि है। लैसिक्स किस वर्ग का औषधि है, तो लैसिक्स जो है आपका फुरसेमाइड वर्ग का औषधि है। समझ गए। क्या चीज़ का, फुरसेमाइड का वर्ग का औषधि है। ठीक है, यह नेफ्रॉन के लूप पर प्रभावी एवं कार्य करने वाली मूत्रण दवा है। लैसिक्स क्या करता है, मूत्र को बढ़ाता है। अगर आपके नेफ्रॉन सही से नहीं काम कर रहा है तो जो है ये क्या करता है, आपके नेफ्रॉन को एक्टिव करता है और यह जो है मूत्रण को बढ़ाता है। लैसिक्स और यह फुरसेमाइड वर्ग का दवा है। और जानते हैं आप लोग फुरसेमाइड वर्ग के जो दवा होता है वो डायूरेटिक के रूप में कार्य करता है। समझ गए। चलिए उपयोग इसका देखिएगा, लैसिक्स का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। गुर्दा रोग, हृदय रोग, यकृत रोग द्वारा उत्पन्न तीव्र क्षोभ, सीवर एडिमा में। अगर समझिए किसी को अगर हृदय रोग हो गया है, यकृत रोग है, लीवर रोग है, ठीक है, और गुर्दा रोग है, इस कंडीशन में अगर उसको तीव्र क्षोभ मतलब अगर उसको जो है अगर बहुत जल्दी सीवर कंडीशन में उसका एडिमा मतलब क्या होता है कि सूज जाना, उसमें पानी भर जाना, ठीक है, और पानी भरने से वो क्या होता है, वो जगह सूज जाता है तो एडिमा हो जाता है। अब ये होता है कि उसको लैसिक्स जो है दिया जाता है यही किडनी, हृदय और एक लीवर रोग में। समझ गए। चलिए उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में। अब चूँकि लैसिक्स जो है हाई ब्लड प्रेशर में भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि यह डायूरेटिक के रूप में काम करता है और यह शरीर से प्रेशर को कम करेगा, प्रेशर कम करेगा तो बीपी भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लैसिक्स हाई ब्लड प्रेशर में भी काम में आता है। ठीक है, मूत्र त्याग को बढ़ाता है। चूँकि यह फुरसेमाइड ग्रुप का दवा है और फुरसेमाइड ग्रुप का दवा का काम ही है कि मूत्र को बढ़ाना, तो यह डायूरेटिक रूप के रूप में भी काम करता है, तो मूत्र को भी यह बढ़ाता है। ठीक है, और जो दवाई डायूरेटिक रूप में काम करता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर में भी काम में आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर में। समझ गए। चलिए और एडिमा में तो काम में आएगा ही ये। समझ गए ना। चलिए खुराक इसका नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। दुष्प्रभाव इसका देख लीजिए। दुष्प्रभाव क्या होता है, साइड इफेक्ट। ठीक है, देखिए थकान, पहला है फैटिग जो है, थकान जो है इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है। टिनिटस, समझ रहे हैं ना, टिनिटस आप लोग को पता होगा, कान में होता है।
समझ गए। उसके बाद थकान होगा, टिनिटस होगा, समझ गए, लेसिक्स के लेने से। हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोक्लोरेमिया होगा, मसल्स क्रैम्प्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह शरीर से जो है आपके जल को बहुत ज़्यादा निकालता है, डायरेक्टिक का काम करता है। तो हो सकता है आपके जल के साथ साथ जो है बहुत सारा जो है इलेक्ट्रोलाइट का भी निष्कासन कर दे, तो इसलिए ये सब कमी हो सकता है। सोडियम में कमी, ठीक है ना, क्लोरीन में कमी, ठीक है। इसी प्रकार से मसल्स क्रैम्प कर सकता है। ये सब दुष्प्रभाव होता है लेसिक्स का, समझ गए। चलिए, प्रोपेनॉल यहाँ पे देखिएगा, देखिए प्रोपेनॉल क्या है? यह एक प्रकार का बीटा ब्लॉकर औषधि है, ठीक है। यह कौन है? यह एक प्रकार का बीटा ब्लॉकर औषधि है, समझ गए। यह एपिनेफ्राइन जैसे यौगिक की क्रिया को रोकती है जो हृदय व रक्त धमनियों को प्रभावित करती है। यह कौन सी क्रिया को रोकता है? एपिनेफ्राइन जैसे यौगिक की क्रिया को रोकता है और हृदय व रक्त धमनियों को प्रभावित करता है, ठीक है। यह बीटा ब्लॉकर औषधि होता है, समझ गए, जो एपिनेफ्राइन जैसे यौगिकों को कार्य को रोकता है जिससे हृदय व रक्त धमनी प्रभावित होता है, समझ गए। चलिए, अब इसका उपयोग देखिएगा प्रोपेनॉल का। प्रोपानोलॉल देख लीजिए, प्रोपानॉल का कौन सा जो है उपयोग है, ठीक है। देखिए, प्रोपानॉल का जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर में काम में आता है, एंजाइना पेक्टोरिस में काम में आता है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनियमित हृदय धड़कन, इरेगुलर हार्ट बीट, अगर किसी का जो है पाल्पिटेशन, हार्ट बीट जो होता है वह जो है अनियमित है तो उसमें जो है प्रोपेनॉल काम में आता है। माइग्रेन का अगर किसी को समस्या है तो उसमें जो है प्रोपेनॉल काम में आता है, समझ गए। तो देख लिए कि प्रोपेनॉल कहाँ का। देखिए, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एक बार मैं ये अभी करा रहा हूँ और जब मैं रिपीट करूँगा सभी क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ रिवीजन, वहाँ पे फिर से एक बार आएगा तो आपको वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, समझ गए। टेंशन नहीं लेना है, सबका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से PDF और सारा चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार अभी भी हम इसको रिवीजन जरूर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए, प्रोपेनॉल किसके लिए है? यह रक्तचाप को, बढ़ा हुआ रक्तचाप में जो है आप प्रोपेनॉल का यूज कर सकते हैं। प्रोपोनॉल, समझ गए ना। देख लीजिए, नाम देख लीजिए, नाम में गड़बड़ ना हो जाए। प्रोपानोलॉल, समझ गए, याद रखिएगा, प्रोपानोलॉल। ओके। हाई ब्लड प्रेशर में, एंजाइना पेक्टोरिस में, समझ गए, अनियमित हृदय धड़कन में और माइग्रेन में प्रोपानोलॉल का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? तो यह जो है थकान करेगा, चक्कर आएगा, उल्टी मिटली होगा, दृष्टि परिवर्तन मतलब डिप्लोपिया हो जाएगा, दृष्टि परिवर्तन डिप्लोपिया हो सकता है, समझ गए। देखिए, उल्टी आना, चक्कर आना, तो ये सब जो है किसी भी साइड इफ़ेक्ट में लिख देंगे, किसी भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट में, तो जो है आपका ये सही ही होगा, चक्कर आना और उल्टी और मिलती, जी में चलना, समझ गए। चलिए, ये हो गया थकान, चक्कर आना, उल्टी और मितली, दृष्टि परिवर्तन, देख लिए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डाइजापाम सेकेंड लास्ट है। देखिए, डाइजापाम दवाइयाँ हैं, देखिए बहुत शानदार औषधि है। देखिए, यह बेंजोडाइजेपाइन्स वर्ग की प्रशासक सीडेटिव औषधि है। यह मस्तिष्क एवं तंत्रिकाओं को शांत करती है। देखिए, डाइजापाम क्या होता है? कोई व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, उसमें भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। डाइजापाम मुख्यतः क्या करता है कि व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। अगर किसी को टेंशन है, किसी को घबराहट हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी, चिंता हो रहा है, तो यह क्या करता है? यह आपके सीडेटिव ग्रुप का दवा है, मतलब यह प्रशासमक, मतलब यह शांति प्रदान करने वाला दवा है जो मस्तिष्क के तंत्रिका और मस्तिष्क को शांत करता है। यह बेंजोडाइजापाइन्स वर्ग का दवाई है डाइजापाम, समझ गए। चलिए, इसका उपयोग देख लीजिए, उपयोग क्या है? एंजाइटी, चिंता में, अभी मैंने बताया एंजाइटी में एल्कोहल विड्रॉल, अगर कोई एल्कोहल छोड़ता है, एल्कोहल छोड़ने के लिए भी जो है एक काम में आता है। किसी को अगर मदिरा छुड़ाना है तो उसको डाइजापाम दीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है दौरे पड़ने पर एपिलेप्सी, अगर किसी को दौरा पड़ता है तो डाइजापाम दे सकते हैं। ओके, मांसपेशियाँ ऐंठन, मसल्स स्पाम्स, समझ गए ना, मसल्स स्पाम्स, अगर किसी को होता है, ऐंठन होता है मसल्स में, तो उसको ये दवाइयाँ डाइजापाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मसल्स ऐंठन जो होता है वह मस्तिष्क से ही कंट्रोल होता है, तो जब आप ये दवाइयाँ
या डाइजेपाम देंगे तो उसका मस्तिष्क क्या होगा, शांत होगा, और जो है वो मांसपेशी भी ऐंठन शांत होगा। समझ गए। अनिद्रा, इंसोमनिया, नींद में भी ये काम में आता है डाइजेपाम, ठीक है। मस्तिष्क को शांत करता है, नींद लाता है, जिससे व्यक्ति को अगर टेंशन चिंता है तो वो सो जाता है, तो वो सब कम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद सर्जरी से पहले, बिफोर सर्जरी, या बिफोर सर्जरी में भी शरीर को शांत करने के लिए यह डाइजेपाम दिया जाता है। समझ गए। तो आप उपयोग समझ गए कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग जो है दिया जाता है डाइजेपाम का। नॉर्मली डाइजेपाम ब्रेन को शांत करने के लिए, मस्तिष्क को, तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए दिया जाता है। समझ गए। चलिए देखिए, ये जो दवाई है डाइजेपाम, यह 2 से 10 मिलीग्राम दिन में 2 से 4 बार वयस्कों में दिया जाता है, जबकि बच्चों में जो है 1 से 2.5 मिलीग्राम जो है 2 से 3 बार दिया जाता है। समझ गए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। यह दवा जो है दिन में 2 से 4 बार भी दिया जाता है। समझ गए। चलिए अब इसका साइड इफेक्ट देख लीजिए। अगर डाइजेपाम कोई लेता है तो उसको क्या हो सकता है, चक्कर आना, वर्टिगो हो सकता है, अल्टीमेटली कॉमन है, धुंधला दिखाई देना, ब्लडेड विजन, ठीक है, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी, ठीक है, यौन इच्छा में परिवर्तन। देखिए ये सब जो है यौन इच्छा में परिवर्तन हो जाएगा, सिर दर्द, हेडेक हो सकता है, ठीक है, उसके बाद कंपन आना, ट्रेमर्स हो जाएगा, उसके बाद है मूत्र में रुकावट, यूरिन कॉन्टिनेंस हो जाएगा। समझ गए। तो ये सब जो है आपका होता है क्या चीज़, डाइजेपाम के साइड इफ़ेक्ट है। ओके, समझ गए। डाइजेपाम के साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए कि चक्कर आना, अल्टीमेटली धुंधला दिखना, कब्ज होना, मांसपेशियों में कमजोरी, यौन इच्छा में परिवर्तन, सिर दर्द, कंपन आना, मूत्र में रुकावट, ये सब जो है आपका डाइजेपाम का क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। ओके, समझ गए। चलिए इसका डिजॉक्सिन देखिए। डिजॉक्सिन कौन सी दवा है, क्या चीज़ काम में आता है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। डिजॉक्सिन का देख लीजिए। डिजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वर्ग की एक औषधि है। समझ गए। देखिए डिजॉक्सिन जो है, हम आप लोग को पढ़ाया भी थे कि डिजॉक्सिन जो है क्या करता है कि यह हृदय रोग के काम के लिए। समझ गए। ठीक है। डिजॉक्सिन जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वर्ग का एक औषधि है। समझ गए ना। तो याद रखिएगा डिजॉक्सिन एक कार्डियक मतलब हृदय ग्लाइकोसाइड्स वर्ग का एक औषधि है। इसका उपयोग देख लीजिए, हार्ट फेलुअर, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। देखिए नॉर्मली डिजॉक्सिन हार्ट फेलुअर में दिया जाता है, और आर्टेरियल फाइब्रिलेशन मतलब धमनियक फाइब्रिलेशन में दिया जाता है। समझ गए। तो हार्ट फेलुअर क्या होता है, धमनी में ही जो है प्रॉब्लम आने से, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। दोनों है, मात्र 2 ही है आपका। डिजॉक्सिन स्पेशलिस्ट जो है हार्ट फेलुअर के लिए ही होता है, ये चीज़ को याद रखिए, ठीक है। इसका जो है दुष्प्रभाव आप लोग देख लीजिए। दुष्प्रभाव क्या है, उल्टी व मितली है, सिर दर्द है, दस्त है, पुरुषों में स्तन की वृद्धि है, कमजोरी है, व्यवहार परिवर्तन है। अगर डिजॉक्सिन लेते हैं तो जो मेल होगा उसमें क्या होगा कि पुरुषों के स्तन में वृद्धि, मतलब जो उसका चेस्ट होगा उसमें वृद्धि हो जाएगा। ये लेने से डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, व्यवहार परिवर्तन हो सकता है डिजॉक्सिन हर्ट के लेने से, ठीक है। उल्टी व मितली हो सकता है। तो ये सब दुष्प्रभाव है, बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए बाकी एक बार हम और फिर से रिपीट कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। देख लीजिए, मैं ऊपर से एक बार और रिपीट कर देता हूं आप लोग को ताकि दिक्कत। देखिए एमिनोफाइलिन है, ब्रोंकोडिलेटर औषधि है। यह वायुमार्ग को खोलता है और यह क्या करता है, आपको साफ करता है वायुमार्ग को। एमिनोफाइलिन का जो उपयोग है अस्थमा में किया जाता है, ठीक है। सांस से संबंधित बीमारी में किया जा सकता है, एम्फाइस्मा में और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ये सब किया जाता है। समझ गए। चलिए दुष्प्रभाव आप लोग इसका देख लीजिएगा। मेनिनटोल है, मेनिनटोल ऑस्मेटिक डायूरेटिक एजेंट है। मेनिनटोल क्या करता है कि प्रेशर को रिलीज करता है। जैसे ब्रेन में आपको कोई प्रेशर लगता हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो आँख में लगने के कारण आपका क्या होता है, ग्लूकोमा होता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करता है। CSF दबाव को, मतलब अगर आपके सेरेब्रम जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो स्पाइनल में होता है ये फ्लूइड, इसको प्रेशर अगर अधिक लगता है तो इसको कम करता है। एक्यूट रीनल को रोकथाम के लिए और उपचार चिकित्सा के लिए जो है आपका ये मेनिनटोल का उपयोग किया जाता है। समझ गए। चलिए
नेक्स्ट देखिएगा डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है? डोपामाइन जो है आपका अल्फा एवं बीटा 1 रिसेप्टर्स का कार्य करता है। डोपामाइन क्या करता है? अल्फा और बीटा 1 रिसेप्टर्स का काम करता है। समझ गए? देख लीजिए डोपामाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे शॉक में किया जाता है, CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर में किया जाता है डोपामाइन, क्रोनिक रीनल फेलुअर में, ठीक है, रीनल फेलुअर में भी किया जाता है, हार्ट फेलुअर में भी किया जाता है, और शॉक लगने पर भी जो है इसका उपयोग डोपामाइन का किया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे एट्रोपिन। एट्रोपिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एट्रोपिन का उपयोग जो है यह एंटी कोलिनर्जिक दवाई है या एंटी पैरासिम्पैथेटिक औषधि है एट्रोपिन, जिसका उपयोग क्या किया जाता है? विषाक्तता में मतलब पॉइजनिंग में किया जाता है, ठीक है, लो हार्ट बीट मतलब धीमी हृदय दर में किया जाता है, और नर्व एजेंट मतलब के रूप में किया जाता है। समझ गए? जैसे अगर किसी को एनेस्थेसिया लगाना हो तो उससे पहले एट्रोपिन दिया जा सकता है, ब्रेडिकार्डिया में दिया जाता है, ठीक है, मतलब धीमी हृदय दर में प्री एनेस्थेटिक औषधि के रूप में। लार अगर अत्यधिक उत्पादन हो रहा है तो लार को कम करने के लिए, ठीक है, और विषाक्तता में जो है पॉइजनिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है एट्रोपिन का। समझ गए? चलिए खुराक देखिए, इसका डोज देखिए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, उतना हम नहीं बताएं। लेसिक्स एडिमा में काम करता है। यह एक जो है फ्रूसोमाइड ग्रुप का दवा है जो क्या करता है? आपको नेफ्रॉन लूप पर प्रभावी रूप से कार्य करता है। यह मूत्र को बढ़ाने वाला दवा है लेसिक्स, जिससे होता यह है कि आपके शरीर में कहीं भी अगर एडिमा होगा, सोफ होगा, तीव्र सोफ होगा, मतलब जो सूजन होगा, उसको कम करता है पानी निकाल कर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए गुर्दा में, हृदय रोग में, किडनी रोग, लीवर में अगर अत्यधिक जो है तीव्र सोफ हो, सीवर अगर एडिमा हो, सूजन हो, तो उसको में काम में आता है कौन चीज़? आपका लेसिक्स। उच्च रक्तचाप में भी काम में आता है, मूत्र त्याग को बढ़ाता है। समझ गए? चलिए प्रोपेनॉल, प्रोपानोलॉल कौन सा दवा है? बीटा ब्लॉकर औषधि है। यह जो है एपिनेफ्राइन जैसे यौगिकों के कार्य को रोकता है और हृदय में रक्त धमनियों को प्रभावित करता है। समझ गए? प्रोपानोलॉल कौन सा दवाई है? तो यह एपिनेफ्राइन जैसे यौगिकों के कार्य को रोकता है और हृदय और धमनियों को प्रभावित करता है। समझ गए? चलिए इसका उपयोग देख लीजिए प्रोपानोलॉल को ब्लड प्रेशर में, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरोसिस में, ठीक है, ये दोनों हृदय से संबंधित है। समझ गए ना? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कौन सा दवा है? प्रोपानोलॉल। समझ गए? अनियमित हृदय धड़कन, ठीक है, और माइग्रेन में भी प्रोपानोलॉल का उपयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए डाइजापाम यह एक शांति मस्तिष्क को तंत्रिका को शांति पहुंचाने वाला दवाई है जो बेंजोडाइजापाम ग्रुप का दवाई है। समझ गए? जैसे चिंता, एल्कोहल विड्रॉल मतलब धूम्रपान छोड़ने में, दौरे पड़ने में, मांसपेशीय ऐंठन में, अनिद्रा में, सर्जरी से पहले इन सब में जो है इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए अब ये चीज़ हो गया। अब डिजॉक्सिन है लास्ट है, जो कि आपका कौन सा दवाई है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वर्ग का एक औषधि है जो हार्ट फेलुअर और आर्टेरियल फाइब्रिलेशन के रूप में काम में आता है। समझ गए? चलिए तो डिजॉक्सिन लगभग जो है 7-8 दवाइयों के हम लोग नाम और उसका उपयोग दुष्प्रभाव देखे हैं। एक बार खुद से जाके पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, एक बार खुद से जाके पढ़िएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। वैसे हम एक बार फिर से इसको जो है रिपीट कराएंगे जब रिवीजन चलेगा तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए।